नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इन दिनों देश के प्रधान सेवक परेशान है। इसकी वजह वो सांसद हैं जो पीएम मोदी का कहना नहीं मानते। इस फहरिस्त में मंत्री निरंजन ज्योति से लेकर साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ के नाम शामिल है। गौर किया जाए तो तीनों का नाम भगवा ब्रिगेड का एक हिस्सा माना जाता है। तीनों की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है और तीनों के बयान धार्मिक भावनाओं से जुड़े हैं। तो फिर इन बयानों के मायने क्या हो सकते हैं? मोदी अगर अपने सांसदों से बोलते हैं कि राष्ट्र के नाम संदेश ना दें, तो फिर क्यों सांसद उनका कहना नहीं मानते? क्यों बार बार कहने पर भी संपत्ति का खुलासा सांसदों की ओर से नहीं होता? क्यों हर सांसद के बयान पर मोदी को खेद जताना पड़ता है? आखिर बेलगाम सांसद और परेशान प्रधान सेवक की दास्तान क्या है? बिग फाइट में आज इस पर चर्चा होगी। खास मेहमान और आपकी राय भी जारी रहेगी। बिग फाइट में आज के इशू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता मुकेश दाधीच जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक शास्त्र के व्याख्याता राजेश शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी इस चर्चा में हमारे साथ होंगे। भाइयों बहनों, ये मैदान में जगह हो या ना हो, मेरे दिल में आपके लिए भरपूर जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आमतौर पर पहचान एक सख्त प्रशासक के रूप में की जाती है। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद मंत्रियों से 16 घंटे काम करवाने की बात हो या फिर सांसदों समेत तमाम सरकारी अफसरों को वक्त पर सही जगह पहुंचने के लिए चलाए जाने वाला अनुशासन का डंडा, हर जगह मोदी के तेवर सख्त नजर आए। अब मोदी की सख्ती को लेकर बीजेपी के सांसद ही मखौल उड़ाने में लगे हैं। मोदी शुरुआत से ही मीडिया के सामने और जनता के बीच संभलकर बोलने की सलाह देते आए हैं। अगर बीते दिनों की बात की जाए तो लगता है कि सलाह को मोदी के अपनों ने ही हवा में उड़ा दिया। मंत्री बनने के बाद साध्वी निरंजन ज्योति के एक बयान पर खुद मोदी को माफी मांगनी पड़ी। फैसला करना याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी। आपको फैसला करना है। मुझे लगता है कि तो नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाले साक्षी महाराज खुद अपने बयान से बाद में मुकर गए। हालांकि मोदी की फटकार उनको पड़ी। इन सब के बीच अब जब देश में धर्मांतरण का मामला गरमाया है तो योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक बयान जारी कर रहे हैं। कड़ा कानून बनना चाहिए। उस कड़ा कानून को बनाने के लिए आखिर विपक्षी दल क्यों भाग जा रहे हैं? क्यों उन मुद्दों से वे मुकर जाना चाहते हैं? और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस सब मामले में विपक्षी दलों के नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि आखिर धर्मांतरण पर कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या बीजेपी की इस भगवा ब्रिगेड पर मोदी की कोई लगाम नहीं है? साक्षी महाराज, निरंजन ज्योति और योगी आदित्यनाथ के लिबास के आगे क्या मोदी नतमस्तक है? या फिर इस मामले को सियासी चश्मे से देखा जाना चाहिए? जहां मोदी हमलों की जगह संभल रहे हैं तो उनकी ब्रिगेड के इन तीन चेहरों की आक्रामकता सवालों में है। जवाब इसका भी लिया जाएगा। सिर्फ सफलता के मार्ग पर। मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे मुखातिब होता हुआ जानना चाहूंगा, 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। इस दिन को आपकी पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रही है। सुशासन किसको कहेंगे आप? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश का शासन चला है और जिस प्रकार से पिछले 3-4 महीनों में ही देश ने एक परिवर्तन में लहर शुरू हुई है, ये अच्छे दिनों की शुरुआत उनके द्वारा की गई है। चाहे देश में नहीं चाहे विदेश में जिस प्रकार से भारत के झंडे गड़े हैं, देश के नागरिक को पिछले 10 साल बाद ऐसा लगने लगा कि देश में कोई मजबूत प्रधानमंत्री आया है जो देश की समस्याओं को के मतलब साथ मैं साथ इसको यूं समझूं कि जो सुशासन का दायरा है प्रधानमंत्री तक सीमित है। सरकार का जो बाकी अंग है, अगर आपके सांसदों की बात की जाए तो वो इस सुशासन के दायरे से बाहर है। नहीं, मेरा ये कहना, मैं इसमें आपसे ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब नाम प्रधानमंत्री की जब बात की जाती है तो उसमें सब लोग अपने आप स्वतः ही सम्मिलित हो जाते हैं। और रही बात सांसदों की,
तो मैं कहना चाहूँगा कि बार बार अनुशासन का पाठ पढ़ाना, अनुशासन की बात करना, किसी प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे समय बाद ऐसा पहल की है और इश्यूज बेस कोई बात हुई है तो उसके बाद भी उन्होंने विषय को रखा है, सांसदों ने भी उनकी बात को महत्व दिया है, माना है और महत्व दिया है। इस बात पर मुझे फिर से आपसे बात करनी होगी, क्या महत्व दिया है? क्योंकि 3 ताजा उदाहरण हैं जिनको लेकर मोदी विवादों में खुद आ गए, उनको खुद को खेद जताना पड़ा। सांसदों से लगातार 209 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अब तक मोदी के कहने के बावजूद अपनी संपत्ति का ब्यौरा लोकसभा सचिवालय को नहीं दिया है। मुकेश जी, मैं ये कहना चाहूँगा, सांसदों ने अभी अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा नहीं दिया, वो मेरा कहना है कि जब सांसद चुनाव लड़ता है उस समय संपत्ति का ब्यौरा ऑलरेडी रहता ही है और वो ब्यौरा उन्होंने लगभग कुछ लोगों ने दे दिया, कुछ लोगों को बाकी है। तो 209 सांसद हैं जिनको ये रस्म अदा करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, मैं आपको पता है, कार्रवाई भी होती है इस पर। मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो मैं प्रधानमंत्री आगे बिल्कुल जवाब लूंगा इस पे। राजीव जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि अगर संसद की ये तस्वीर हमारे सामने आती है, एक प्रधान सेवक अगर बार बार ऐसा बोलते हैं और फिर आपको आक्रमण करने का मौका मिलता है, तो आपके लिए तो ये एक अच्छी कह सकते हैं कि जमीन तैयार हो गई है संसद में। प्रजातंत्र के लिए बहुत खराब है, किसी के लिए अच्छी नहीं है इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, वो भी चुनिंदा लोगों द्वारा जो कि संसद सदस्य हैं, उनमें से एक मंत्री भी है जो इस देश के अंदर कानून बनाते हैं, और उसके बाद ज़्यादातर वो तीनों के तीनों ही भगवा वस्त्र पहनते हैं। और भगवा वस्त्र पहनने का मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो भी साधु संत होता है या भगवा वस्त्र पहनता है, उसको पथ प्रदर्शक माना जाता है। उसको माना जाता है कि वो हमको उपदेश देंगे, हमको बताएंगे कि इस रास्ते पे चलना चाहिए। अगर वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हों जिसकी पूरे देश में निंदा करी जाए, और ये बात जब हुई थी उसके बाद विभिन्न टीवी चैनलों के ऊपर, मीडिया के अंदर जब हम लोग गए ये बात कही, तो मेरे जो मित्र लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी हैं, उन लोगों ने उनको डिफेंड करा। और आज प्रधानमंत्री को आगे बढ़ के बोलना पड़ रहा है लक्ष्मण रेखा पार ना करो। जब सूरज कुंड के अंदर पहली मीटिंग हुई थी तब भी उन्होंने शायद इस तरीके की कुछ बातें कही थी, लोगों को बताया था, लेकिन इसके पीछे 2 बातें नजर आती हैं मुझे। या तो वास्तव में नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि वो ऐसा नहीं बोलें, दूसरी बात सोची जाए तो सस्ती लोकप्रियता के लिए न केवल पिछले चुनावों के अंदर, उससे पूर्व आज के हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग करा, बाद में अमित शाह जी चाहे बंगाल जाके मुख्यमंत्रियों के लिए भी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहा, और इस कदम को बाकी जो सांसद हैं उन लोगों ने भी उठाए रखा, और ये निश्चित रूप से एक बहुत ही चिंता का विषय है। और मेरे ख्याल से इन सांसदों के ऊपर कोई ना कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई अगर करी जाती तो अच्छा होता। जी चलिए, शौकत अली साहब हमारे साथ इस चर्चा में बने हैं, डीडवाना से जुड़े हैं। शौकत साहब। हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी कि ये लोग जैसे आदित्यनाथ है, ये जो योगी है और भी नेता है, ये क्या मोदी के आंचल में नहीं आते कि 5 साल छूट दे के रखी है? शौकत साहब, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, दोबारा बोलेंगे? आपने क्या कहा? कहने का मतलब ये है जी कि ये आदित्यनाथ है, जैसे 1-2 और भी है, ऐसी कुल टोकरिया है, ये लोगों को क्या मोदी के अंडर में नहीं आते हैं या मोदी से खिलाफ चल रहे हैं? RSS वालों ने छूट दे के रखा है। चलिए, मैं बिल्कुल इस चर्चा में इस पर बात करूंगा। उससे पहले मैं जगदीश जी आपके पास में आता हूं। गोविंदाचार्य राजनीतिक चिंतक भी हैं, उनका कहना है कि आज के राजनेताओं में ज़्यादातर की अगर बात की जाए तो उनको राजनीति के जो दायरे हैं उनको लेकर बात करना नहीं आता। वाणी अगर उनकी है, भाषा उनकी है, बयान उनके अगर है, तो मलिनता जो आ रही है वो इस बात का उदाहरण है कि नेताओं में राजनीतिक गंभीरता नहीं रही। इस मामले में ऐसा माना जाएगा? अश्विनी जी, मैं 2-3 बातें पहले इसका बैकग्राउंड बताने के लिए आपको कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है डिफरेंट सेक्टर्स में, वो एक केवल राजनीति का सेक्टर नहीं है, बाकी डिफरेंट सेक्टर्स में वहाँ जो संयम वाली जो बातें होती हैं, जो अधीरता लोगों में बनी हुई है, वो चाहे राजनीति में कोई आदमी अचीव करना चाहता है, बहुत जल्दी कुलांचे मारना चाहता है,
तो पहले जो राजनेता आते थे बहुत ही ग्राउंड लेवल से काम करते हुए, जनता के बीच में बैठते हुए और उनसे खूब छपाटे खाते हुए तब जाकर कहीं बड़ी जगह पर पहुंचते थे। तो उनको पता होता था कि कॉमन मैन का सम्मान क्या है, हमारे यहाँ देश के व्यवस्था में किस तरीके से धार्मिक सहिष्णुता की बातें होती हैं या दूसरे लोगों के लिए भी किस तरह की बातें करनी चाहिए जी। लेकिन वो सब कुछ खत्म हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के चुनाव में पूरे देश में एक साथ चुनाव लड़ा था तो उनके पास मेरे ख्याल में उम्मीदवारों की इस लेवल पे उम्मीदवारों की कमी रही होगी। तो जिस तरीके के भी उनको वोट चाहिए थे वहां से चुन चुन के वो अपने उम्मीदवार ले आए जी। मतलब महंत जी, संत जी और सारे आ गए। अब वो आके उनको राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, बिल्कुल उनको पता नहीं कि देश में बात कैसी करनी चाहिए। वो तो जो उनकी जमात होती है, जो उनके भक्त लोग होते हैं, जो जिनके बीच में वो उठते बैठते हैं रहते हैं दिन भर, उनके बीच में वो जैसा भाषण देते हैं। लेकिन जगदीश जी, अगर इसको इस नजरिए से समझा जाए कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव है और कुछ सियासी दल ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ लोग, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे बीजेपी की हो, ममता बनर्जी हो, तमाम के पास कुछ चुनिंदा चेहरे होते हैं जिनका वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये वो तो नहीं मोहरे नहीं? देखिए ये निश्चित है कि ये चुनाव के आसपास ही इस तरह के बयानों का दौर आता है, चाहे वो किसी भी दल से आता हो। वो बयानों का दौर तभी आता है जब मत का विभाजन करना होता है, मत को सावचेत करना होता है वोटर को, तभी ये बातें होती हैं। अब देखिए अभी 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, 3 राज्यों में कह दीजिए, बल्कि दिल्ली भी है, झारखंड है और जम्मू कश्मीर में। वहाँ वोट पड़ना है, जिस दिन वोट पड़ना है उसके 1.5 दिन पहले ये बयानबाजी शुरू होती है ताकि दिन भर टेलीविजन पे चले और लोग समझें इस बात को, और 2 दिन बाद उसके लिए माफी मांग ली जाती है जी। ये कॉन्स्टेंसी होती है जिसके तहत कि उनको वोट अपने वोट को साधना होता है, साधने के लिए उनको किस तरीके का वक्तव्य देना है और 3 दिन बाद उसके लिए माफी मांग लेनी है। बहुत ही सोचा समझा तरीका है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी अगर खेद व्यक्त कर रहे हैं तो मुझे माफ करिएगा ये बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी को पहले पता है क्या बोले जाने वाला है जी। वो पहले से इस तरह के प्रयोग खूब करते रहे और पिछले लोकसभा चुनाव में और विधानसभाओं के चुनाव में इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा गया जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं करती जी, ये सभी राजनीतिक दल उपयोग करते हैं इस तरह की भाषा का। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो अपने वोट बैंक को, खासकर अल्पसंख्यक वर्ग और पिछड़े वर्ग को लुभाने के लिए इस तरह की लैंग्वेज का उपयोग करते थे जी। ज्यादातर उनके नेता जो सलमान खुर्शीद का याद है, अरविंद केजरीवाल फर्रुखाबाद आएंगे तो देख लेंगे। हाँ, सब इसी तरीके की भाषा बोलते हैं जी। ये केवल चुनाव का स्टंट होता है और चुनाव के बाद सब लोग बढ़िया तरीके से भाषण देते हैं, बढ़िया सार्वजनिक तौर पर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इलेक्शन आता है तब सब सूझने लगता है कि उनके वोटर को कैसे साधना है। बिल्कुल समझा जा सकता है इसको जी। हाँ। अशोक जी करौली से हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी बताइए आपका क्या कहना है? मेरा निवेदन ये है जी कि जब बीजेपी या अब हिंदू नेता कोई इस तरह की बात या कोई आपत्तिजनक बात नहीं होती उसको इतना तूल दे दिया जाता है जी, किंतु कांग्रेस के नेता या दूसरे जो लोग हैं वो अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, उनका किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ना तो उसके लिए मीडिया कुछ कहता है ना कोई दूसरे सेकुलर नहीं कहते। केवल सेकुलरिज्म भारतीय जनता पार्टी और संघ या हिंदुओं के लिए ही है क्या, किसी दूसरे के लिए नहीं है? शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। मैं राजेश जी आपके पास आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा जो अशोक जी को कहना है आमतौर पर सांप्रदायिकता को लेकर अगर देखा जाए और खासतौर पर हिंदुत्व को लेकर बयान, वो अक्सर तूल पकड़ लिया करते हैं, क्या राजनीति में ऐसी परंपरा रही है? देखो, परंपरा की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, हम बात करते हैं संसद से। अगर देखा जाए तो आपने अभी हाल ही में कहा कि प्रधानमंत्री अंकुश लगाने की प्रयास कर रहे हैं लेकिन अंकुश नहीं लग पा रहा है, बयान निरंतर जारी हैं। वो सारी चीज़ें अगर हम देखें तो बहुत सारी परंपराएं जो कि भारत के अंदर जब लोकतंत्र स्थापित हुआ उससे पहले ब्रिटेन के अंदर ही अगर हम देखते हैं तो ब्रिटेन में अविषम और परंपराओं पर आधारित बहुत सारी परिपाटियाँ हैं। हमारे यहाँ लोकसभा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अलिखित कानून हैं जिनको कि परिपाटी या अविषम के रूप में कहा जाता है। तो उस परिवेश में हम जाएं, उस पृष्ठभूमि में जाएं तो ये सारे जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो प्रयोग किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से इस बात से मैं सहमत हूँ कि बहुत लंबे अरसे से हमने बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, कभी भी प्रधानमंत्री को अपने और मंत्रियों को इस तरीके के हिदायतें देते हुए, इस तरीके के कंट्रोल करते हुए या डायरेक्शन देते हुए भी नहीं देखा ताकि हम उसको कंपैरिजन कर सकें। अगर ये कोई इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं
तो एक तरफ उनके ये सारे प्रयास एक दिन में ये संभव नहीं हो सकते कि आज आपने आदेश दे दिया। ये कोई तानाशाही शासन व्यवस्था नहीं है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के अंदर हम जानते हैं कि हमारा जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा बिल्कुल लेकिन अधिकार इसका है। एक दायरा तो होना चाहिए, निश्चित और रूप खास से तौर वो पर जब विचार कोई सांसद है, जनप्रतिनिधि है, बिल्कुल उसके मैं लिए उस बात मर्यादित से भाषा सहमत तो हूं। होनी चाहिए। मर्यादित भाषा ही नहीं बल्कि हमारे विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो उसी दायरे तक है जहां तक कि दूसरे के विचारों को या उसके कार्यों को ठेस ना प्रभावित न पहुंचे। करे, वो ठेस ना पहुंचाए। जी। तो ये एक लंबे समय के बाद जो परिपाटी या अविसमय के रूप में, लेकिन मैं जिस सवाल को कर रहा था, जैसा कि अशोक जी ने जिक्र किया, विवाद, कुछ ऐसे बयान होते हैं जिन पर ज्यादा विवाद होता है, और खासतौर पर अभी ताजा दौर को देखा जाए, उसका संसद जवाब में- आपने भी दिया था। हाल ही में आपने जवाब दिया था, एक दो नाम आपने बताए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखें तो आजम खान साहब का नाम आए दिन उनके बयान जिस तरीके की सुनते रहते हैं, आज नहीं पिछले समय से उठा के, ऐसे बहुत सारे राजनेताओं के, किसी भी राजनीतिक दल को देख लीजिए, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, जेडीयू, कोई और हो, उसमें कोई अछूता ऐसा नहीं है। जब हम जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ जम्मू कश्मीर में जिस तरीके की भाषा उनमें बोली जाती है, मुफ्ती मोहम्मद सईद हो, चाहे आपका फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे जिस समय उनको क्या बोलना है, उसके बाद जाके वो किससे तो ये तो समझा जा सकता है, गौर और ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि गंभीरता से इस बात को समझा जा सकता है कि अगर बयानबाजी होती है तो इसका मायना सियासी होगा, क्योंकि सामने कोई मतलब निकालने की बात आती है। लेकिन ये मतलब किस तरह से निकलते हैं और राजनीति में इस तरह के बयानों के क्या मायने हो सकते हैं, चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ ही पलों में आपके बीच हाजिर होंगे। देखते रहिए बिग फैक्ट लाइव। लोगों को भड़काने के लिए कुछ भी बयान दे रहे हैं क्या? उनके हदों में रह के बयान देने से बहुत असर पड़ता है लोगों को, एक दूसरे का तरह तरह की गलतफहमियां पैदा होती है इसकी वजह से। उन्हें लगाम लगाना चाहिए और जनता को मर्यादा वाले नेता को ही मानना चाहिए। जनता को जो अपने जनता के हित में जो अच्छे बयान दे उन्हें ही मानना चाहिए। इससे बहुत गलत असर पड़ता है। जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी एक बयान देते हैं, लेकिन लोगों को उनकी बात समझ में आती है। सांझे से अपनी छवि बनाने के लिए उल्टे सुल्टे बयान देते हैं, उससे उन पे नहीं उनकी पार्टी पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक तो बात है, जो सांसदों का दायित्व है और सरकार के जो विकास की योजनाएं हैं उन सब को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य है उचित है और स्वागत योग्य है। आप तो बता रहे हैं, जो बयान है बावजूद धर्म परिवर्तन के बयानों पर विवादित बयान एक के बाद एक आ रहे हैं। ये कौन से विवादित बयान हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जो वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के अंदर दिया है कि धर्मांतरण पर एक कड़ा कानून बनना चाहिए, उस कड़ा कानून को बनाने के लिए आखिर विपक्षी दल क्यों भाग जा रहे हैं? वक्तव्य का मतलब क्या? भाई आप पूछ रहे हैं, हम वक्तव्य दे रहे हैं, मामला समझ। गरीबों को लूटा है, गरीबों को चूसा है। मोदी जी कह रहे हैं ना खाएंगे और ना खाने देंगे। फैसला करना याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी। आपको फैसला करना है। मुझे लगता है कि नाथूराम गॉडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इस चर्चा में आज हमारा सवाल है, क्या बीजेपी सांसदों की बेलगाम बयानबाजी को अनुशासनहीनता समझा जाए? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। पहले जानबूझकर बयान देना, बाद में जुबान फिसलकर उन्हें की बात कहकर माफी मांग लेना, ये एक दस्तूर बन चुका है सियासत का। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, इसको लेकर लगातार चर्चा जारी है और खासतौर पर प्रधानमंत्री का जिक्र करेंगे। मुकेश जी, मंगलवार को आमतौर पर प्रधानमंत्री सांसदों से मुखातिब होते हैं, उनकी एक बैठक करते हैं और तमाम चीज़ों की बात करते हैं। कल मंगलवार था, कल भी प्रधानमंत्री जब सांसदों से मिले उनको फिर से कहना पड़ा कि राष्ट्र के नाम संदेश देना बंद कर दे। पहले मैं प्रधानमंत्री की इस भावना का मर्म आपसे जानना चाहूँगा। सुनी जी, मैं कहना चाहूँगा
आपको एक दृश्य हम सबको ध्यान में होगा, जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी और वो संसद गए थे तो उन्होंने संसद को चूम करके अंदर घुसे थे। उनका मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय परंपरा जो है उसका निर्वाह हो, और मेरे को लगता है कि ये बहुत दिनों बाद ऐसा अवसर आया कि जब कोई प्रधानमंत्री ये चाहता है कि संसद ठीक प्रकार से चले। अभी तक बहुत दिनों कई बार ऐसा रहा है कि ऐसा कहेंगे तो राजीव जी की पार्टी ने आज ही सवाल खड़े किए कि प्रधानमंत्री जी को संसद में आना पड़ेगा उसके लिए। मैं कह रहा हूं ऐसी व्यवस्थाएं, नेहरू जी के उदाहरण दिए गए, ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की गई कि कैसे संसद नहीं चले, इस प्रकार की योजना रचना भी रही है। देश में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने किसी मुद्दे पे जब केंद्रीय मंत्री के कोई बयान को लेकर के संसद गतिरोध बना, प्रधानमंत्री ने खुद आग्रह करके कांग्रेस के लोगों से आग्रह किया कि भाई संसद को चलने दिया जाए सुचारू रूप से। तो मेरा सवाल आपसे ये है मुकेश जी कि कांग्रेस ने तो वो बात मान ली, संसद एक बार फिर से चली, लेकिन आपके सांसद क्यों नहीं मान रहे प्रधानमंत्री जी की? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सांसद मान रहे हैं, सांसदों का ऐसा विषय नहीं। प्रधानमंत्री जी का बार बार ये आग्रह करना, ये अपने आप में इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार से कह रहे हैं, मैं तो पॉजिटिव ले रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री लाचार क्यों बन गए हैं, क्यों सांसद नहीं सुनते उनकी? कोई उनकी सांसद कोई लाचारी नहीं साहब, ये इस प्रकार से जब उनको मिलते हैं तो बार बार कोई बात हैमरिंग होती है। योगी आदित्यनाथ ने जो बोला उस पर मैं जानना चाहूंगा राजीव जी आपसे। जाकिर साहब हमारे साथ बने, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। वो नहीं मानते कि कोई अनुशासनहीनता हुई है? नहीं, क्योंकि वॉट ही थिंक्स ही स्पीक्स, वॉट शी थिंक्स शी स्पीक्स। बाद में माफ़ी मांगने का मतलब है कि आपने जो सोचा था वो बोल दिया, वो आप बोलते रहे हो, लेकिन किसी दबाव में आके या पार्टी की मर्यादा को सोच के या प्रधानमंत्री जी की आंखें दिखाने के बाद आप माफ़ी मांगते हो। हम लोग आपस की भाषा के अंदर भी इस तरह के शब्द नहीं बोलते कि राम यादव की सरकार बनेगी या ये सरकार बनेगी, इस तरह की भाषा का प्रयोग साधारण व्यक्ति भी नहीं करता। ये कहना कि पहली बार सांसद बने, ये कहना कि पहली बार मंत्री बने हैं, गलती हो गई, जबान फिसल गई, बिल्कुल गलत है। और वैसे भी इस देश के अंदर कहा जा रहा था कि मोदी सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं, स्वयं जो प्रतिनिधि वहाँ पे खड़े हुए हैं वो खुद मोदी का स्वरूप है। ये मोदी जी के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं अगर इस तरीके की भाषा बोलते हैं, इस तरीके का व्यवहार पैदा करते हैं। तो निश्चित रूप से ये आने वाले चुनावों को देख के ये भाषा बोली जा रही है, जिससे कि समाज को बांटा जाए, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के अंदर विवाद पैदा करा जाए। हमेशा से इस पार्टी का तरीका रहा है क्षणिक भावुकता के ऊपर वोट प्राप्त करना। बिल्कुल, मैं तो कभी बिल्कुल आगे इस पर सवाल लेकर आऊंगा जी। जन्मभूमि और अब ये जाकिर साहब बीकानेर से और मुख्तार जी जोधपुर से जुड़े हैं। पहले जाकिर साहब आपके पास आएंगे, जानना चाहूंगा क्या कह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब से इलेक्शन हुए हैं, चाहे सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, तो ये बार बार बयान, मतलब पहले तो कीचड़ उछालना, फिर पानी से हाथ धो लेना, मतलब पहले बोल देना बयान, फिर सॉरी बोल देना, ये क्या ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने? चाहे किसी भी धर्म या किसी भी जाति है, किसी भी कुछ हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, ये भारत के लिए गर्व की बात है। जाकिर साहब क्या आप इस बात को मानते हैं बीजेपी सांसद फिलहाल प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहे? कुछ जो लोग धार्मिक वस्त्र पहन के, जो योग गुरु है, जो कुछ भी है, उस धर्म के नाम पे काम करते हैं, चलो वो राजनीतिक में, पहले तो उनको राजनीतिक में आना नहीं चाहिए। अगर वो आगे तो ऐसा बयान देते हैं तो उनकी मतलब सोचना दिलों पे लोगों को क्या बीतती है। धार्मिक आदमी प्लस राजनीतिक होने पे ये कैसे बयान देते हैं, ये इनको शोभा देती है। दूसरी बात, या तो इनकी पार्टी की मिली भगत है कि ये इनको पहले बोलते हैं आप बयान दो, हम माफी मांग लेंगे बात के अंदर। नाथुराम की गॉड की कल्पना किससे, गांधी जी से कर रहे हैं या किसी तो उनकी क्या है? जी जाकिर साहब शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुख्तार जी जोधपुर से हैं, बताइए आपका क्या कहना है? जी सर नमस्कार। नमस्कार। मैं अपने बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपने चुनावों के वक्त जो बड़ी बड़ी हाँक दी थी, फेंक दी थी, उसको अब पचा नहीं पा रहे, उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं ला पा रहे, इसलिए आप इस तरह के सांसदों से बयानबाजी करवा रहे हो। क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो दूसरी चीज है कि कुछ वोटों का दूरीकरण करने के लिए और कुछ समुदाय विशेष पर दबाव बढ़ाने के लिए और मेन चुनावी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि उस वक्त तो आपने बड़ी बड़ी हाँक दी और अब आप वो चीज इनसे होती हुई लग नहीं रही जी, वो योजनाएं इम्प्लीमेंट ला नहीं सकते, इसलिए ऐसा सबको छोड़ देते हैं। तो पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए, और ये चीजें झूठी है कि प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं, और प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं उसका सांसद क्या कर रहा है।
ये चीजें होती नहीं है। ये अगर ये ऐसे कहते हैं प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं तो ये गलत बात है जी। एक मंत्री क्या कर रहा है प्रधानमंत्री को मालूम नहीं, एक सांसद क्या कर रहा है, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है। जी शुक्रिया मुख्तार साहब, शुक्रिया मैं इस चर्चा में जुड़ने के लिए और राय देने के लिए। बड़ा सवाल आ जाता है और जनता भी इस सवाल को जानना चाहती है। जगदीश जी, सोमनाथ चटर्जी जो लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, उनका कहना था कि कोड ऑफ कंडक्ट सभी राजनीतिक दलों को मिलकर तैयार करना चाहिए ताकि ये जो गैर जरूरी बयानबाजी होती है इस पर लगाम कसी जा सके। आपको क्या लगता है कि वो वक्त आ गया है, सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए? देखिए, वो कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी क्षेत्र में लगता हो, नाम है कोड ऑफ कंडक्ट। जब आदमी व्यवहार में बात करता है, जैसी उसकी संगत होती है, जैसी उसकी जमात है, जितना पढ़ा लिखा है, जो उसका सोच है, ये चार चीज़ें इसमें इफेक्टिवली लागू होती हैं जी। अगर वो ऐसा है तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट कितना ही बना लीजिए। अभी भी ऐसा थोड़ी है कि उनको छूट दे रखी है कि आप गाली दीजिए। ये किसने कहा है उनको कि गाली दीजिए या एक दूसरे के खिलाफ बोलिए या हल्की लैंग्वेज, हल्की भाषा का उपयोग करिए? किसने कहा उनको? ये भी तो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है। आपस में लोग बैठ के बात करते हैं, बाजारों में बात करते हैं, क्लबों में बात करते हैं, सब जगह होती है, उसमें कहीं गाली गुफ्तार तो हो नहीं सकती। लेकिन जो जोधपुर वहाँ जाकिर जो बोल रहे थे, अपने दर्शक जाकिर जी जो बोल रहे थे बीकानेर से, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है ये धार्मिक नेताओं के साथ ज़्यादा होती है। धार्मिक नेता जो है ना, ये अपने आप को एक सांसद से अबाउ चीज़ समझते हैं कि हम सांसद तो हो ही गए, जीत गए, और फिर हम धर्म के मठाधीश लगे तो हम तो इससे भी ऊपर की चीज़ हो गए हैं जी। तो ये अलग भाषा का उपयोग करते हैं, और वो भाषा चाहे वो कोई हिंदूवादी बोल रहा हो, चाहे कोई मुस्लिमवादी बोल रहा हो, चाहे कोई क्रिश्चियनवादी बोल रहा हो, चाहे सिखवादी बोल रहा हो, कोई भी बोल रहा हो जी, वो जिस ढंग से बोलते हैं। आप देखिए अकाली दल में क्या होता है। अकाली दल में तो धार्मिक ही संगठन है वहाँ, अकाली दल के साथ शिरोमणि कमेटी बनी हुई है, वो उसके जो प्रधान बोलते हैं वो राजनीतिक दल के ऊपर की बात बोलते हैं। कोई भी मुस्लिम नेता बोलता है, ओवैसी साहब बोलते हैं, ये बोलते हैं अभी जब चुनाव आएगा तब उनकी भाषा सुनिए, वो भाषा बिल्कुल अलग होगी जी। इसी तरीके से ये हिंदूवादी संगठनों के जितने भी महंत और ये सब घूम रहे हैं भगवा पहनकर, इन लोगों की भाषा भी एक अलग हो जाती है अलग टाइप। बिल्कुल, ये अहम सवाल है। नियंत्रित जो है राजनीतिक तौर पर नहीं होगा ये नियंत्रित, ये उस जगह से नियंत्रित होगा जहां से इनको चुनाव मैदान में लाया गया। वोटर आप मानते हैं वोटर इसकी चाबी है? वोटर नहीं है, वोटर तो इनका वही वोटर है जो कि वो भाषा जिसके लिए बोल रहे हैं वो जी। वोटर तो वही है, वो चाबी। चलिए राजेश जी से चाबी वो है, चाबी वो है जी। खेत की बात ये है कि जब ये वीडियो क्लिप दिखाया जा रहा है जिसमें साध्वी जो कि मंत्री भी हैं भाषण दे रही हैं, तो पीछे खड़े हुए उनके नेता इस बात को ताली बजा रहे हैं, मतलब इस पे हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। ये उनका सोच है। अगर ये खेद होता तो ताली क्यों बजाते? ताली नहीं बजती, क्षेम करते हैं, उनको खुशी हो रही बात से। प्रधानमंत्री जी ने ये उन्हीं लोगों के लिए बोली जा रही है भाषा जो बाजी जी आप इंतजार कीजिए, मैं आऊंगा। मुकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा कि इस डिबेट को अपन अगर दूसरे ढंग से सोचे हैं कि जो वक्तव्य हैं आज जिस विषय, मैं कहता हूं कि कोई भी विषय पे किसी समय कोई बात हो गई और उसके बाद में आदमी खेद व्यक्त कर दे और बार बार उसी बात। कितने लोग कांग्रेस में ऐसे रहे, बेनी प्रसाद वर्मा जी दिन में 10 बार बोलते थे, 10 बार पलटते थे। कांग्रेस में खामी रही तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी नेताओं को छूट मिल जाएगी। दिग्विजय सिंह जी का नाम इस नाम के लिए। अब अगर ये चला करके धर्मांतरण के ऊपर जो उनका इश्यू, जिस बेस पे उनका पूरा एक यूं कि आदित्यनाथ जी का पूरा जो अखाड़ा है वो चलता है, वो विषय जब वहां आता है तो वो बोलेंगे, उनका इश्यू है वो। इसलिए इस देश में धर्मांतरण नहीं हो तो आप इस चीज को लीगलाइज करने की बात करें। आप मानते हैं कि जो नेता अपनी सियासी जमीन तैयार करेगा उसके लिए ये हक है खुलेआम बोलने की बयानबाजी? नहीं, मैं इस बात को मैं ये कह रहा हूं कि जब विषय आता है किसी विषय पे बोलना, ये बेलगाम की श्रेणी में आप इसको काउंट करें हर बार, ये अच्छा नहीं है। ये बेलगाम की श्रेणी नहीं है। अपने लोकतंत्र में अपनी बात को कहना, क्योंकि वो सांसद निरंजन ज्योति और साक्षी महाराज, उनको क्यों भूल जाते हैं आप? उनके 20 लाख लोगों का तारीफ करना चाहिए। 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो। मुकेश जी, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि देश साक्षी महाराज में इसको इस अंदाज में देखना चाहिए कि साक्षी महाराज अगर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि साक्षी महाराज अगर जिक्र करते हैं नाथूराम गोडसे का तो उसका क्या मतलब निकला? मैं आपको ये बात कह रहा हूँ जिस संदर्भ में जो बात कही जाती है। चलिए मैं जुड़ूंगा आपसे। राजेश जी से काफी देर से जुड़े हमारे साथ पीलीबंगा से। बताइए राजेश जी। सर मैं ये बता रहा हूँ सर, मैं पीलीबंगा से राजेश पारिक बोल रहा हूँ सर। मैं ये कहता हूँ कि हम जो संसद है सर वो देश का एक आईना है सर जी। उसको सर सब लोग देखते हैं और उस संसद चलती है तो हमारा इतना बड़ा पैसा उस पर लगता है सर।
और ये जो संत महात्मा है सर, वो ऐसी बातें कह देते हैं कि जिससे देश एक बड़े भ्रमित हो जाता है, और उसके बाद संसद हमारी ठप रहती है। तो सर ये सोच के देखो वो कितना बड़ा पैसा एक संसद का बर्बाद हो रहा है, और ये फिर बाद में बयानबाजी नहीं करते। तो मेरे कहने का भाव है सर, ये जो संत महात्मा हैं ये बड़े अपर क्लास की बात कहती हैं, और ये दुनिया से इनका लगाव मेरे हिसाब से कम रहता है। ऐसी बातें कहकर ये ना मेरे संसद ठप करना, फिर बाद में संसद को चलने नहीं देना, तो कहने का भाव ये हो गया सर, इससे देश एक बड़े ये बहुत पीछे जा रहा है। मैं कांग्रेस और बीजेपी से बात बिलोंग नहीं करते, मैं ये कह रहा हूँ सर कि ऐसे लोगों को इतने बड़े पद पे बिठा करके और इतना ये गलत कार्य कर रहे हैं, फिर देश का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो संसद एक हमारी एक आईना है। शुक्रिया राजेश जी इस राय के लिए। बिल्कुल राजेश जी, मैं अब आपकी राय जानना चाहूंगा। मुकेश जी ने जो कहा, 3 बयान है, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज और साध्वी निरंजन ज्योति, क्या ये बेलगाम बयानों की श्रेणी में आएंगे या नहीं? राजेश जी, आपने मेरे से सवाल किया, ये तीनों बेलगाम बयान एक अलग चीज़ है। अभी राजेश पारिक जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये जो साधु हैं इनको ये नहीं बोलना चाहिए, इनको ऐसा नहीं होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन इनको चुन करके, चाहे साधु हो, महात्मा हो, कोई भी धर्म गुरु हो, किसी भी धर्म का गुरु हो, उनका चुनाव जो हो रहा है, जहाँ जनाधार जो वोटर बैंक उनका है, जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक कौन है, कौन लोग चुन के भेज रहे हैं, क्या वो जब चुन के भेज रहे हैं उनको नहीं पता कि उनकी भाषा किसी भी की भी, चाहे वो साधु हो या साधु नहीं हो, जो भाषा किस तरीके के बोल रहा है, हैदराबाद के अंदर कोई एमएलए किस देखिए, अगर ऐसी भाषा है तो मेरा सवाल फिर यह आता है कि तीनों को, योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिया जाए तो फिर क्यों बाद में संसद में माफी मांगनी पड़ती है साध्वी ज्योति को, और क्यों ऐसा होता है कि साक्षी महाराज अपने बयान से बदल जाते हैं? ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये अपने क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए, अपने मतदाताओं को, जो जब आपने एक बात कही कि हम एक सामान्य मानव जो व्यक्ति सांसद बन के आ रहा है, उससे कहीं अगर हमारा कद और पद अगर हम ऊपर मान के चल रहे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं उस कानून से। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि संत रामपाल का ये था कि चाहे हाई कोर्ट कुछ भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कह रहा है, सेशन कोर्ट कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन मेरा अपना साम्राज्य जो है उसके अंदर मैं ही सर्वे सर्वा हूं, वो एक अलग चीज है। लेकिन दूसरी बात मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि बार बार जो एक बात आ रही है कि प्रधानमंत्री का नियंत्रण नहीं है या बेलगाम है, ये बेलगाम जैसी स्थिति हम इसको इसलिए नहीं कह सकते कि जो प्रधानमंत्री हैं उनका नेतृत्व निश्चित रूप से है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त के दल के वो नेता हैं, वो एक परंपरा और ये सारी चीजें स्थापित कर रहे हैं। हम हमारे घर के अंदर एक संयुक्त परिवार है, एक परिवार है, उस परिवार के अंदर अगर 10 सदस्य हैं और परिवार का मुखिया है, तो क्या आप मान के चलते हैं कि परिवार के मुखिया को पूरे परिवार के सदस्यों के बारे में ये सारी जानकारी पूरे समय है कि हमारे परिवार का कौन सदस्य किस चीज पर क्या लेकिन परिवार का मुखिया एक बात कहता है और फिर उसको अनसुना कर दिया जाता है, तो इसके क्या मायने होंगे? लगातार मैं चर्चा करता रहूंगा। ये एक मदन जी हमारे साथ चित्तौड़ से जुड़े। मदन जी। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा, तो बहुत अच्छा जो है विषय चुना है आपने। शुक्रिया मदन जी, बताइए। सर, मैं आपसे आपके यहाँ स्टूडियो में जो बीजेपी के लीडर बैठे हुए हैं जी, उनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो इनके जो लीडर हैं, जिन्होंने सांसद महोदय हैं, साध्वी जी हैं, महाराज हैं, और भी जो भी कुछ हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो बयान दे रहे हैं अभी इन दिनों में, इनसे क्या कभी इनको भी शर्म महसूस होती है, या इनके बीजेपी के लोगों को भी शर्म महसूस होती है या नहीं? केवल हाँ या ना में जवाब दे सर, स्पष्टीकरण नहीं चाहता हूँ। मुकेश जी जवाब जानना चाहते हैं, खेद हुआ कि नहीं? इस तरह के बयानों पर मदन जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि किस समय किस प्रकार की स्थिति में क्या बयान दिया जाता है और उसके मायने क्या हैं, ये एक अलग विषय है, और इस पे डिबेट होना ये एक अलग विषय है। चलिए मदन जी, आपका जवाब सीधे तौर पर आपको नहीं मिला, ब्रेक के लिए जाएंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात सिर्फ बयानों की नहीं है, समय की भी है। समय अवधि में किस तरह से सांसद पहुंचे, मंत्रियों का काम कैसे हो, जो अनुशासन की बात की जा रही है, जो वो अनुशासन किस तरह से हो। और दूसरा बड़ा सवाल है अनुशासन के साथ साथ, जिसकी मैं शुरुआत में भी जिक्र कर चुका हूं, सांसदों का संपत्ति का ब्यौरा। प्रधानमंत्री कहते हैं तो क्यों सांसद संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करते? 209 बीजेपी सांसद है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि सांसदों पर किसी प्रकार की लगाम लगाई जा सकती, क्योंकि सांसद बनने के बाद आदमी निरंकुश हो जाता है और अपने आप को सरकार से ज़्यादा ऊंचा समझने लगता है। संसद एक सबसे बड़ी मर्यादित संस्था है, जिससे हमारे देश की इज्जत और आबरू जुड़ी हुई होती है,
वहाँ का मेंबर अगर किसी मर्यादा को खो रहा है तो पूरे देश की बेइज्जती का सवाल है। लगाम कसवा सकते हैं कस सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है, इस कारण पूरी तरह लगाम कस सकते हैं यदि वो चाहे तो।